हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या है, इसको W से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क को एफ एस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यदि ये कोई ब्लॉक है, इस पर क्या है, एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ। ठीक, तो एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। तो ये जो एफ कॉस थीटा है यही इसको आगे डिस्प्लेस कराएगा, यानी वर्क यही एफ कॉस थीटा वाला ही जनरेट करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्क का यूनिट क्या है। वर्क का यूनिट होता है एसआई में न्यूटन मीटर या जूल। ठीक, और सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर या अर्ज। ठीक, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस टाइम जो वर्क होता है वो जीरो होता है। ठीक, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अब कि क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन जो होता है जीरो होता है। ठीक, यदि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें फोर्स, यानी कि जो यहाँ पे फोर्स कौन सा होता है, सेंटीमीटर फोर्स होता है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन जो आता है जीरो आता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये, जो एक पुली होता है, जो वो जो ले जाता है सामान ढोता है, वो अपने ऊपर यदि सामान लेके जाता है ऐसे, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो भी जीरो होता है। ठीक, क्योंकि इसके आगे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ये ऊपर, ये आगे होता है, और इस पर जो फोर्स लगता है वो ऊपर की ओर लगता है, इसलिए इनके बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। और इसके द्वारा जो पुली द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अब देखिए वर्क मैंने सभी फॉर्मूलों को एक तरफ लिख दिया हूँ ताकि आपको एकदम ईजी वे हो, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है जो वर्क का है, W एफ डॉट एस। ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन। ठीक, दूसरा क्या है, W इंटीग्रल एफ डॉट डी एस होता है दूसरा फॉर्मूला, ये भी याद कर लीजिए आप। ठीक, अब तीसरा क्या है, W इंटीग्रल यदि कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया तो W इंटीग्रल एफ डी एक्स, उसके बाद एफ आई डी वाई प्लस एफ डैश डी जेड होगा। ओके, अब देखिए यदि आपको एफ और एस के बीच कोई कर्व दिया है तो उसका एरिया भी हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक, तो यदि आपको ग्राफ के फॉर्म में दिया है तो अब इसका एरिया ले लेंगे, एफ और एस के फॉर्म में यदि ग्राफ दिया है तो उसका एरिया ले लेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। ये सभी फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए। ओके, देखिए ये 2019 क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए फोर्स एफ बराबर 20 + 10 एक्ट ऑन अ पार्टिकल। ओके, सॉरी दो बार लिख दिया, ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर। ठीक, वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम वाई बराबर 0 टू वाई बराबर 1 मीटर इज। वही फोर्स यहाँ पे वैरी कर रहा है, ये दिखा है फोर्स, और हमें पूछा है कि वर्क डन क्या होगा, कहाँ जब पार्टिकल कहाँ से मूव करे, वाई बराबर 0 से वाई बराबर 1 मीटर मूव करे। ठीक, ये वाला वर्क डन लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का, W बराबर इंटीग्रल एफ डी एक्स। ठीक, तो यहाँ W बराबर इंटीग्रल एफ, यहाँ फोर्स क्या है 20 + 10y है इंटू डी वाई। ठीक, इसका हम कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, W बराबर 20y प्लस इधर हो जाएगा, देखिए ये 10 तो हो जाएगा 10y² / 2 हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रल 1 0 और 1 हो जाएगा, तो W बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे वो लिमिट कहाँ से है, 0 से 1 है, इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये जाएगा 5, यानी हमारा बचेगा 20 + 5, यानी W बराबर कितना आएगा, 25 जूल। ओके, आंसर क्या होगा, सी। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2005 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वेरी विद डिस्टेंस एक्स एज शोन इन द फिगर, द फोर्स इन द न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x / 0 टू x / 6 मीटर। तो यहाँ पे क्या है भाई, ग्राफ दिया है, यहाँ पे एफ और एक्स के बीच ग्राफ दिया है, और यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है। ठीक, तो जब एफ और एक्स का ग्राफ देगा तो उसका एरिया ही हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है एरिया ऑफ एपेक्स कर्व। तो हमें कहाँ से कहाँ तक पूछा है, x / 0 से लेके कहाँ तक बोला, x / 6 मीटर तक हमें बताना है वर्क डन क्या होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा ग्राफ दिया है। ठीक, इसके लिए हम इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेस, यानी कि एरिया क्या है 3 × 3, ये देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक, तो 3 × 3 यानी इसका एरिया आएगा 9। इधर का एरिया देख लेते हैं क्या होगा, इसका होता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हाफ लेंथ कितना है 3 मीटर हो गया, और ब्रेथ कितना है, ये भी 3 है, यानी ये हो जाएगा 4.5। ठीक, तो हमारा पूरा एरिया कितना हो जाएगा, यानी 9 + 4.5, यानी हमारा नेट जूल के नेट वर्क डन कितना आएगा 13.5 जूल। ओके, बी। ठीक, अब बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक, कंजर्वेटिव क्या होता है, जो डिपेंड करता है ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो
किस पे डिपेंड करेगा, केवल फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा वो, इसी पॉइंट से इसको मतलब है, इसके बीच का इसको कोई मतलब नहीं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव क्या होता है, केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो नॉन कंजर्वेटिव होता है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये देखिए, तो यदि ये कंजर्वेटिव है तो यानी आप ऐसे चलिए, ऐसा पाथ हो आपका, चाहे ऐसा पाथ हो चाहे ऐसा पाथ हो, इससे कोई मतलब नहीं, आप ले देके कहाँ पहुँचे, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुँचे। ठीक, तो इस पर ये डिपेंड करता है, इसीलिए तीनों के लिए यहाँ पे हम बात करें U1 U2 U3, तो तीनों के लिए U1 U2 और U3 क्या होगा, सेम होंगे। ठीक, क्योंकि तीनों के लिए सेम होंगे। अब इधर की हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव के लिए, तो आप ऐसे एक बार चलें, ऐसे पाथ था आपका, फिर ऐसे सीधा था, फिर ऐसा था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेकिन सेम नहीं होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, W1 नहीं सेम होगा, W2 नहीं सेम होगा W3 से। ओके, तो कंजर्वेटिव में क्या होगा, केवल आपको किस पे डिपेंड करता है, वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक, इसीलिए इसमें क्या होगा, U1 सेम है, U2 सेम है, U3 सेम है। ठीक, जबकि इसमें क्या है, इस पर पाथ जो है अलग अलग है तीनों में, इसलिए क्या है W1 और W2 और W3 इक्वल नहीं है। ओके, इसके एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल कौन से हैं, नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल कौन है, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो जी याद कर लीजिए, जितने फ्रिक्शन, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस वाले जितने भी फोर्स होंगे, ये सभी क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, पाथ पे आपके डिपेंड करते हैं, जो नॉन कंजर्वेटिव वाले होते हैं। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी एनर्जी कुछ है नहीं, एक वर्क ही है। एनर्जी क्या है, वर्क है। इसको कौन बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि जो एनर्जी वही वर्क है। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जितने भी फोर्स है, जितने भी वर्क हैं, कितने कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, जितने भी वर्क हैं वो सभी क्या होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होते हैं। ठीक, तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जितने भी सारे वर्क हैं, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, वो क्या होते हैं, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल वर्क यानी कंजर्वेटिव चाहे नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब इसी पे हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2009 का क्वेश्चन है, क्या बोला, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रो यू, क्या, सॉरी ये कुछ नहीं है, थ्रो अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इफ द मोमेंटली कम टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट 18 मीटर। ठीक, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक बॉडी है, इसका मास 1 kg का है, उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है 80 मीटर हाइट अटेंड करने के बाद। ठीक, तो पूछ रहा है कि कितना फ्रिक्शन लॉस, हाउ मच एनर्जी टू लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो एयर फ्रिक्शन द्वारा कितना एनर्जी लॉस हुआ, यही पूछ रहा है हमसे। ओके, तो देखिए जो एयर फ्रिक्शन है ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो जहाँ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स की बात करें तो वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाता है, या जहाँ एक वर्क की बात करें, एक वर्क हमसे पूछे तो आप वहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा। ठीक, तो हमें क्या बोला है, एक बॉल है, उसको ऊपर की ओर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और कितने हाइट ऊपर, 18 मीटर हाइट ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्क काम कर रहे हैं, एक तो एयर फ्रिक्शन काम कर रहा है जो हमसे पूछ रहा है, एक ग्रेविटी के कारण वर्क डन काम कर रहा है। ठीक, यहाँ दो वर्क काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, एक ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन लग रहा है mgs लगेगा। ठीक, और दूसरा कौन सा है, फ्रिक्शन वाला वर्क। ठीक, एयर फ्रिक्शन वाला। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, यानी जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, इसलिए क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि एम की वैल्यू कितनी 1 और जी की वैल्यू कितना -10 लिखेंगे इंटू 18। ठीक, फिर हमसे क्या पूछा, वर्क ऑफ फ्रिक्शन हमसे पूछा ही है, और इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, तो वी फाइनल बाद में कितना होगा, 0 हो गया, -20 का स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो हो जाएगा -180 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू फाइनल सॉरी डब्ल्यू फ्रिक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, -400/2। ठीक, यानी ये हो जाएगा -200। ठीक, -200, और ये -180 इधर आ जाएगा, +180 हो जाएगा, यानी कितना वर्क डन कितना होगा, -20 जूल। ठीक, आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक, तो ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया कितना एनर्जी लॉस होगा, ऑलरेडी निगेटिव की बात बोल ही चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 20 जूल होगा। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक, कंजर्वेटिव होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। ठीक, ये कंजर्वेटिव है तो इसको पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, इसको केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो यदि आप ऐसा पाथ हो, ऐसा खुदरा पार्ट हो चाहे ऐसा पार्ट हो, पाथ हो मतलब
ठीक, यानी ऊपर से फेंका जाए ये छाए से, या चाहे ऐसा सर्कुलर पाथ हो, उससे इससे मतलब नहीं होगा, उसको फाइनल इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी यदि पूछे, यदि ऐसा पाथ बना के पूछे, चाहे ऊपर से ऐसे एच हाइट से फेंके, चाहे ऐसा सर्कुलर पाथ बना के पूछे, सभी का हाइट एच दे, तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा। ठीक, यदि ये नीचे आ रहा है तो mgh होगा, यदि इसको हम ऊपर की ओर फेंकें तो माइनस mgh हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कीजिए, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक, जहाँ पी क्या है मोमेंटम है, एम क्या है मास है। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोमेंटम बराबर अंडर रूट 2m के ही। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लाया, ये क्वेश्चन 1998 का है। क्वेश्चन क्या बोला है? टू बॉडी ऑफ मास m and 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ दियर लीनियर मोमेंटम इज। तो हमको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का ही रिलेशन लगेगा। ठीक, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोला इक्वल है, इनका मास दे दिया है, हमको लीनियर मोमेंटम पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बोला सेम है, सभी का इक्वल है काइनेटिक एनर्जी, यानी जो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा m, यानी P1 बाई P2 ऐसे लिख सकते हैं रूट m1 बाई m2। ओके, तो P1 बाई P2 और की मास क्या है? एक का m है, एक का 4m है, तो m बाई 4m हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, तो 1:2 आ जाएगा, आंसर क्या होगा? C। ओके, तो ये 2006 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच हैज अ डिस्प्लेसमेंट एज इन मीटर इन इट, गिवन बाय द रिलेशन एज बराबर 1/3 t के स्क्वायर, वेयर t इज द सेकेंड वर्क बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। ठीक, तो हमें यहाँ पे एज का इक्वेशन दिया है, एज बराबर 1/3 t का स्क्वायर दिया है, तो हमसे यहाँ पे वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हमको वर्क डन पूछा है। ठीक, तो आपको जब भी वर्क डन दे, कोई भी इक्वेशन दे, तो आप तुरंत पहले वेलोसिटी निकालिए। ठीक, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला कभी गलत होता ही नहीं है, एकदम ब्रह्मास्त्र है। जितने भी वर्क डन होते हैं वो क्या होता है? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए ही। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, इसके लिए हमको हमेशा वेलोसिटी निकालिए। आपको कोई भी इक्वेशन दे, यस के फॉर्म में दे, एक्सेलेरेशन दे, चाहे कुछ भी दे, तो आप तुरंत ही आप वहाँ पे क्या निकाल लीजिए? वेलोसिटी निकालिए। ठीक, क्योंकि ये कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो आप इसको पहले यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लें, तो एस और एस का ये जो दिया है, तो इसको क्या कर देंगे? ds/dt कर देंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ds/dt करेंगे तो ये क्या स्क्वायर, तो ये यहाँ हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये 2/3t हो जाएगा। ठीक, 2/3t हो जाएगा, और t बोला कितने सेकेंड? 2 सेकेंड में, तो 2/3 × 2 यानी 4/3 आ जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4/3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से वर्क डन हमसे पूछा है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है? 3 kg है, इंटू वी का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 जूल आएगा। ठीक, तो आपको जब भी कोई इक्वेशन दे, तो आप वहाँ वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी से आप चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एकदम सबसे के लिए, सब क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 8/3 जूल। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। ठीक, तो किसी सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसे ही कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो ऐसे हम आपको पता होगा टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, एक कोई बॉल है, इसको हम ऐसे नीचे गिराते हैं। ठीक, तो सबसे ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। सबसे ऊपर क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होगा। ठीक, तो यही नेट टोटल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगा? टोटल एनर्जी भी क्या होगा? mgh होगा, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, तो सबसे ऊपर क्या है? टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, वो क्या होगा? mgh होगा। ठीक, अब हम क्या है, कुछ नीचे आ गए, इतने हाइट पे आ गए, तो क्या होगा? धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटने लगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे नीचे आप आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि हाइट घट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ते जाएगी। ठीक, और देखिए एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली तब भी, और टोटल एनर्जी की बात करें तो भी क्या होगा? mgh ही रहेगा, टोटल एनर्जी तब भी mgh होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपना क्या दे देगा? अपना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर था, mgh था, ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता गया। ठीक, तो चेंज होता गया धीरे धीरे। तो इसके हर पाथ में, चाहे इधर की आप बात करें चाहे इधर बात करें, हर पाथ में आपका टोटल एनर्जी mgh ही होगा। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी ये कंजर्व है। आप इसको फेंकेंगे तो उसके हर पाथ में टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, mgh ही होगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी mgh था, वही इसको काइनेटिक एनर्जी में अपना चेंज होता गया, धीरे धीरे चेंज होता गया, धीरे धीरे कम हाइट होता गया और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती गई। ओके, तो यही है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप पूरे हाइट में देख लीजिए, पूरे हाइट में आपका टोटल एनर्जी mgh ही रहेगा। ठीक, पूरे पाथ में।
और देखिए आपका एनसीईआरटी इसको प्रूव भी करता है कि आपका कैसा ये जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व इसके बारे में बताता है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स है तभी। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, यही क्या है कंजर्वेटिव है। ओके, तो केवल और केवल क्या है, केवल और केवल यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तभी आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। ठीक, जबकि आपका वो वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता था वो सबके लिए लगता था। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जितने भी फोर्स हैं वो क्या होते थे, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते थे। ओके, यहाँ पे क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है एक यानी कि नॉन कंजर्व, ठीक, तभी क्या होगा यही लगेगा, तभी आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, वर्क डन ऑफ कंजर्वेशन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव वाले, ठीक, इक्वल होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। देखिए उसमें क्या होता था, वर्क डन जितने भी कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव जो होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, केवल कंजर्वेटिव वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव इक्वल होगा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। तो देखिए इसको ऊपर से गिराया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, और एयर फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, एयर फ्रिक्शन क्योंकि क्या है नॉन कंजर्वेटिव है। ओके, जब एयर फ्रिक्शन नहीं होगा तभी ये लगेगा आपका। ठीक, तो वजन तो यहाँ पे आपका कौन सा है कंजर्वेटिव फोर्स ये बता दें। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख, तो मान लीजिए किसी यहाँ से यहाँ हो गया, इधर बीच में किधर इधर से इधर की बात करें तो पहले क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल क्या होगा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, अब इसको हम इधर लाएंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, टोटल एनर्जी फाइनल हो गया। ठीक, अब देख लीजिए जितना इनिशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी था उतना क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको कुछ समझ में आया चाहे ना आए, बस आप ये याद कर लीजिए टोटल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, और इसकी वैल्यू हर जगह होती है mgh। ठीक, यदि हाइट से गिराया जाए तो mgh बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, आप केवल यही फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो भी आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको जरूरी नहीं कि आप ऐसे लगाते चले हर जगह। अब ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो भी आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, के लिए यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। देखिए नीट 2021 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट यस एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो किसी पार्टिकल को यश हाइट से ऊपर से गिराया गया है अर्थ सरफेस से। ठीक, अब क्या बोला, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी हाइट पे क्या होता है, किसी हाइट पहुंचने के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम हो जाता है। ठीक, तो कुछ हाइट जाने के बाद क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसके पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम हो जाता है। ठीक, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इंटेंस एक्सपेक्टिवली। तो आपसे डिस्टेंस पूछा है, अर्थ सरफेस से डिस्टेंस उसका पूछा है। ठीक, और साथ ही साथ क्या बोला है, स्पीड बोला है उस पार्टिकल का, उस डिस्टेंस पे क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही है। ठीक, इसलिए यहाँ पे हम अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, टोटल एनर्जी बराबर होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अब आपको पता होगा कि यदि इसे एच हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक, तो हमेशा हमेशा इसका टोटल एनर्जी तो फिक्स होगा। ठीक, किसी पॉइंट पे वो पूछे लेकिन टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे उसका फिक्स होगा, हर पॉइंट पे उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, mgs होगा। शायद किसी हर पॉइंट पे बात कर लें टोटल एनर्जी उसका वही होगा, mgs होगा। ओके, इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब बोला यहाँ इसी पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है 3 टाइम है उसके पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, इसी पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट पे, तो यहाँ जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3p, 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ जो होगा mgs बराबर हो जाएगा 4 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी अब देखिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्स डिस्टेंस पे है, इससे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा mgx हो जाएगा। ठीक, तो ये mgs बराबर 4 टाइम mgx हो जाएगा। ठीक, ये mg से mg कट जाएगा और ये x बराबर कितना हो जाएगा s/4। ठीक, तो अर्थ सरफेस से कितने डिस्टेंस पे वो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम होगी, x बराबर s/4 डिस्टेंस पे। ओके, अब पूछा है दूसरा चीज़ हमसे स्पीड, उस समय उसका स्पीड भी क्या होगा ये भी हमसे पूछा है, स्पीड की बात कर। तो देखिए हमसे बोला है जो काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम क्या है 3 टाइम उसके पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, हाफ mv² होता है। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है 3 टाइम हो गया mgx होता है, x की वैल्यू कितना है s/4 है, हम रख देंगे x/4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे m से m कैंसिल हो गया। ठीक, ये 1 से 2 कैंसिल हो गया, यानी v² हो गया कितना 3gs/2। ओके, तो v बराबर कितना √3gs/2 आएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट इसको याद कीजिए। ओके, तो हमारा आंसर कौन होगा बी। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एकदम अच्छे से।
अब बात करते हैं पावर की। पावर क्या है? पावर जो होता है पी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। इसको W/T से भी करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है SI में? जूल अपॉन सेकेंड, या इसको वाट भी बोला जाता है। ठीक, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर को। देखिए यहाँ W/S और W के FS लिख सकते हैं बाई टी। तो S/T क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पावर होता है क्या होता है? F.V होता है। ठीक, F क्या है? फोर्स है, V क्या है? वेलोसिटी है। ठीक, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है जो पावर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। ठीक, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसी का निकालना होता है, किसी का एफिशिएंसी क्या होता है? P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ठीक, तो ये भी आप याद कर लीजिए, आपके नीट में, अरे सॉरी NCERT में है ये फॉर्मूला भी, एफिशिएंसी वाला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब क्या होता है? पावर कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है पावर P बराबर होता है W/T। ठीक, तो आपको हमेशा वर्क डन, जितने भी वर्क डन है क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv²/T। तो आपका V वेलोसिटी जो आएगा क्या आएगा? √2PT/m आएगा। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये क्या होता है? V बराबर √2PT/m। यहाँ P क्या है? पावर है, T क्या है? टाइम है, M क्या है? मास है। ठीक, तो वेलोसिटी V बराबर अंदर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब पावर कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? √2PT/m। ओके, यहाँ कभी का रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो जो वेलोसिटी उसके टाइम के कितने क्या होता है कि 1/2 के प्रपोर्शनल होता है। ठीक, तो कई का प्रपोर्शनल भी आपसे पूछ सकता है। एकदम जैसे यही क्वेश्चन है आपका नीट 2012 क्वेश्चन है। क्या है? ए कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सलेशन सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड P0। ठीक, P0 द इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रपोर्शनल टू। ठीक, तुमको बोला इस इंस्टेंट पे, जब यहाँ पे बोल दिया पावर क्या है? कांस्टेंट है, पावर डिलीवर टू द कार इज कांस्टेंट। जब बोल दिया कांस्टेंट भी कितना है? P0 है, तो उस इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी क्या होगा? किसके टाइम के कितने प्रपोर्शनल होगा? तो टाइम के क्या होगा? T हाफ होगा। ठीक, T की पावर हाफ होगा। ओके, तो ये 2015 का है, ये भी कांस्टेंट पावर पे ही क्वेश्चन है। क्या? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइव बाई अ मशीन दैट डिलीवर ए कांस्टेंट पावर। यहाँ भी बोल दिया कांस्टेंट पावर ऑफ k वाट। ठीक, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। तो हमें बोला एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो ड्राइव बाई द मशीन, मशीन के द्वारा ड्राइव होता है, मतलब चलता है। ठीक, दैट डिलीवर कांस्टेंट पावर, वो कांस्टेंट पावर के वाट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो हमें पूछा है कि उसका उस टाइम उसकी जो है वेलोसिटी क्या होगी? द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। हमें यहाँ पे फोर्स पूछ दिया है। ठीक, वेलोसिटी ना पूछ के यहाँ पे फोर्स पूछा है। ठीक, तो आपको पता होगा कि P जब पावर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर √2PT/m। ठीक, आपको यही वाला फॉर्मूला याद है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है फोर्स। ठीक, हमसे फोर्स पूछा है, तो आपको पता होगा P बराबर F.V। फोर्स का फॉर्मूला ये वाला भी आपको याद होगा, P और F के बीच पावर बराबर क्या होता है? F.V होता है। ठीक, और यहाँ से हमको यहाँ पे P की वैल्यू ऑलरेडी बोला है K है। ठीक, हमसे यहाँ पे फोर्स पूछा है, और V की वैल्यू आप जानते ही हैं, जब कांस्टेंट पावर होता है तो V की वैल्यू क्या होती है? V बराबर √2PT/m होती है। ठीक, यहाँ पे बस आप रख देंगे, तो F बराबर K/V हो जाएगा, और यहाँ पे F बराबर K रूट V की वैल्यू है √2PT/m हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी F की, F बराबर आ जाएगा √M/2 T के पावर -12। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? C। ठीक, तो इधर ये हमारा लेक्चर, सॉरी ये D। ओके, तो हमारे यहाँ ये लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइड।